आज हमारे जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर। इससे पहले और दो डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं हम, तो हमारा जिला दर्शन कंटिन्यू है। और आप हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे यमुनानगर। इसको जानने के लिए हमारा वही सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा। उसके अलावा यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है, कितने पर्यटन स्थल है, क्या क्या उद्योग हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और यमुनानगर के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यमुनानगर का नाम यमुनानगर क्यों पड़ा। तो यमुनानगर का जो नाम है वो यमुना नदी के कारण पड़ा। यमुना नदी के कारण, क्योंकि जो यमुना नदी है वो हरियाणा में यमुनानगर से ही प्रवेश करती है, इसी वजह से इसका नाम यमुनानगर पड़ा। अगर हम बात करें यमुनानगर के पुराने नाम की, यमुनानगर का पुराना नाम, तो यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर मंडी। अब्दुल्लापुर मंडी। यमुनानगर का पुराना नाम है अब्दुल्लापुर मंडी। और अगर हम बात करें यमुनानगर का जो उपनाम है, इसके उपनाम के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा उपनाम इसके हैं नहीं। इसका सिर्फ एक उपनाम है, वो है पेपर सिटी। पेपर सिटी, या फिर आप इसको कागज का शहर भी बोल सकते हैं। कागज का शहर, ये इसका उपनाम है, पेपर सिटी या फिर कागज शहर, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर मिल है सबसे पहले यहाँ पर यमुनानगर में ही उसको स्थापित किया गया था और यमुनानगर में ही सबसे ज्यादा कागज बनाया जाता है। अब हमने यहाँ पे दो चीजें देखी हैं कि यमुनानगर का जो नाम है वो यमुनानगर क्यों पड़ा, उसके अलावा यमुनानगर का पुराना नाम क्या है और इसका उपनाम क्या है। अब हम बात करते हैं कि ये स्थापित कब हुआ, इसकी स्थापना या फिर गठन। इसका जो गठन है वो 1 नवंबर 1989 को हुआ और इस दिन 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। इस दिन हरियाणा के 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, जिनमें से एक यमुनानगर भी था। उसके अलावा अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के बारे में हम बात करते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1756 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल है। उसके अलावा अगर हम जनसंख्या की बात करें, इसकी जनसंख्या कितनी है, ये हमें याद रखना है कि हम जो जिसके बारे में जनसंख्या के बारे में जो बात करेंगे वो 2011 के जनगणना के हिसाब से करेंगे। तो उस टाइम इसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख प्लस थी। 10 लाख प्लस जिन जिलों की जनसंख्या है ये उन जिलों में आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें ये किस किस के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो ये 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और उसके अलावा ये हरियाणा के 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हरियाणा के जिले, तो ये 3 जिलों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा ये अगर हम राज्यों की बात करें
तो राज्य भी 3 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, तो एक तो ये अंबाला के साथ अपनी सीमा साझा करता है, अंबाला जिसे कट करके बना है। उसके अलावा ये कुरुक्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कुरुक्षेत्र, और अगला करनाल। करनाल के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा अगर हम राज्यों की बात करें तो ये यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और एक ये उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ये चीज और हमें याद रखनी है, हम पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि हरियाणा अगर सबसे कम किसी के साथ अपनी सीमा साझा करता है तो वो उत्तराखंड के साथ साझा करता है। यहाँ पे सिर्फ 11 किलोमीटर की सीमा हम उत्तराखंड के साथ शामिल करते हैं। अगर सबसे ज्यादा सीमा की बात की जाए तो वो हम राजस्थान के साथ साझा करते हैं। तो ये थी इसके बारे में चंद बातें, अब आप इनको लिख सकते हैं। उसके अलावा हम इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी तहसीलों के बारे में कि यहाँ पे तहसील कौन कौन सी है। तहसील इसकी 4 है। नंबर 1 है जगाधरी, एक तहसील इसकी जगाधरी है, एक तहसील इसकी छछरौली है, अगली तहसील इसकी बिलासपुर है, और एक रादौर है। ये 4 इसकी तहसीलें हैं। उसके अलावा हम बात करें इसकी उप तहसील की, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके उप तहसील की, तो एक तो साढौरा है, साढौरा है, एक मुस्तफाबाद है जिसका नाम बदल करके अब सरस्वती नगर कर दिया गया है, सरस्वती नगर। उसके अलावा अगली है खिजराबाद, खिजराबाद जिसका नाम बदलकर प्रताप नगर कर दिया गया है। तो ये है इसकी उप तहसील। हमने यहाँ पे 2 चीजें देखी, तहसील, उप तहसील। उसके अलावा अब हम यहाँ पर इसकी विधानसभा सीट भी देख लेते हैं। विधानसभा सीट, तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीट हैं, 4 विधानसभा सीट हैं। एक तो खुद यमुनानगर है, एक जगाधरी है, एक साढौरा है। साढौरा जो है वो यहाँ की आरक्षित सीट है। साढौरा जो है वो यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके अलावा एक रादौर है, अगली जो विधानसभा सीट है वो रादौर है। ये है इसकी 4 विधानसभा सीट। तो यहाँ पर हमने इसके 3 पॉइंट देखे, तहसील, उप तहसील और विधानसभा। उसके अलावा अब हम देखेंगे
यहाँ के औद्योगिक धंधों के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं। उद्योग की यहाँ पर भरमार है, बहुत ज्यादा उद्योग हैं यहाँ पर, तो सबके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं यहाँ के उद्योग के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मार्केट है वो प्लाईवुड मार्केट है। टिम्बर मार्केट सबसे ऊपर हम बात करें टिम्बर मार्केट, सबसे पहला टिम्बर या फिर आप इसको लकड़ी उद्योग भी कह सकते हैं। टिम्बर उद्योग या फिर लकड़ी उद्योग। टिम्बर उद्योग या फिर लकड़ी उद्योग। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर गोला बारूद के बक्से, गोला बारूद डिपो समझ सकते हैं या फिर आप बक्से समझ सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि आर्मी के गोले बारूद रखने के लिए जितने बक्से बनाए जाते हैं उन सब का लगभग 60% हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा अकेले यमुनानगर में तैयार होता है। उसके अलावा यहां पर यमुनानगर गैस लिमिटेड, इसके अलावा यहां पर यमुनानगर गैस लिमिटेड, उसके अलावा पीतल के बर्तन, पीतल के बर्तन जगाधरी, इसका आपको याद रखना है पीतल सिटी रेवाड़ी को बोला जाता है। अगर ऐसा होता है कि रेवाड़ी ऑप्शन में नहीं है तो फिर हमको जगाधरी चुनना पड़ेगा, क्योंकि जगाधरी में पीतल के बर्तन सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर चीनी उद्योग, चीनी मिल, ये याद रखना है कि सरस्वती मिल सबसे पुरानी मिल है जो यमुनानगर में है और 1933 में इसको स्थापित किया गया था। 1933 में इसको स्थापित किया गया था चीनी मिल को। यहाँ की जो सबसे पुरानी चीनी मिल है उसका नाम सरस्वती है और उसको 1943 में बनाया गया था। उसके अलावा यहाँ पर स्टार्च केमिकल लिमिटेड, स्टार्च केमिकल लिमिटेड। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए जो भी हम चीज खाते हैं उसमें सब में स्टार्च होता है, अगर हमसे पूछ लिया जाए यहाँ पर किस चीज का स्टार्च तैयार कर किया जाता है तो हमें याद रखना है यहाँ पर मक्का का स्टार्च तैयार किया जाता है। मक्का का स्टार्च तैयार किया जाता है और इसको 1938 में स्थापित किया गया था। मक्का का स्टार्च तैयार किया जाता है और इसको 1938 में स्थापित किया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिसके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है वो है कागज मिल। वो है कागज मिल, क्योंकि इसके नाम के साथ में अभी उपनाम में हमने देखा कि इसको पेपर सिटी भी कहा जाता है और इसी की वजह से इसको पेपर सिटी कहा जाता है। यहाँ पर जो पहली मिल है वो 1929 में खोली गई थी।
कागज की जो पहली मिल है वो 1929 में स्थापित की गई। 1929 में स्थापित की गई थी और इसको करमचंद थापड़ द्वारा स्थापित किया गया था। इसको स्थापित किया था करमचंद थापड़ ने। करमचंद थापड़, इसको जो पहली बार यमुनानगर में स्थापित करने वाले बंदे थे उनका नाम था करमचंद थापड़। एक चीज और है जो हमको याद रखनी है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है। इसका जो हेडक्वार्टर है यमुनानगर, ऐसा मत सोच लेना कि यमुनानगर में है तो यमुनानगर में ही होगा, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में। उसके अलावा यहां पर चीनी उद्योग हो गया, केमिकल स्टार्च हो गया, बारूद का हो गया, यमुना गैस लिमिटेड हो गया, रेलवे का गैराज है, इसका नाम है इसका रेलवे कैरिज वैगन वर्कशॉप। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। इसको 1952 में बनाया गया था जगाधरी में। ये 1952 में इसको स्थापित किया गया था जगाधरी में। जगाधरी में इसको स्थापित किया गया था। ये याद रखना है, ये जो है ये माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए है, पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं है, माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए है। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय स्टीलरी, हरियाणा स्टीलरी का उद्योग है। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय स्टीलरी उद्योग। तो यहां पर ये 9 उद्योग धंधे हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। स्टीलरी शराब को बोलते हैं। तो ये हमने उद्योग धंधों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले टिम्बर मार्केट या फिर लकड़ी मार्केट, उसके अलावा गोला बारूद के बक्से जो इंडियन आर्मी के गोला बारूद रखे जाते हैं, उसके लगभग 60% जो बक्से हैं वो यहीं से तैयार किए जाते हैं। उसके अलावा यमुना गैस लिमिटेड हमने पढ़ा। उसके अलावा पीतल के बर्तन यहाँ पर सबसे ज्यादा बनाए जाते हैं। हमने बात की कि पीतल रेवाड़ी को बोला जाता है, अगर ऑप्शन में रेवाड़ी ना हो तो फिर जगाधरी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके अलावा चीनी मिल, तो ये याद रखना है भारत की जो सबसे पुरानी चीनी मिल है वो यहीं पे है, 1933 में इसको स्थापित किया गया था, सरस्वती चीनी मिल। उसके अलावा केमिकल स्टार्च लिमिटेड, इसको 1938 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। और अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि यमुनानगर में किस चीज का स्टार्च बनाया जाता है, तो वो भी हमको याद रखना है कि वहां पर मक्के का स्टार्च बनाया जाता है। उसके अलावा हमने बात की कागज मिल की, तो यहाँ पर कागज मिल 1920 में स्थापित की गई थी और इसको करमचंद थापड़ ने स्थापित किया था। अगर बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। उसके अलावा यहाँ पर रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप भी है जिसको 1952 में स्थापित किया गया था और ये जगाधरी में है। उसके अलावा यहाँ पर भारतीय स्टीलरी उद्योग भी है, ये शराब का उद्योग है, ये याद रखना है, ये शराब का उद्योग है। उसके अलावा अब आगे हम पढ़ेंगे इसके पर्यटन स्थल के बारे में। पर्यटन स्थल, तो यह भी याद रखना है कि यहाँ पर पर्यटन स्थल भी काफी सारे हैं। यहाँ पर
पर्यटन स्थल भी काफी सारे हैं। सबसे पहले बात की जाए तो यहाँ पर गरुड़ पर्यटन स्थल है। गरुड़ पर्यटन स्थल, यहाँ पर गरुड़ पर्यटन स्थल है जो आदि बद्री में है। जो आदि बद्री में स्थापित है, यहाँ पर गरुड़ पर्यटन स्थल है जो आदि बद्री में स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पर ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल है। ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल, ग्रे पेलिकन पर्यटन स्थल के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो यह भी यमुनानगर में ही स्थापित है। उसके अलावा यहाँ पर कलसिया रियासत का महल है। कलसिया रियासत का महल, कलसिया रियासत का महल, यह है छछरौली में। छछरौली में है। उसके अलावा अगर एक चीज और पूछ ली जाए कि रानी की खिड़की, रानी की खिड़की, तो वो भी यहीं पर है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि यहाँ का जो राजा है जब वो चला जाता था तो रास्ते के पास से महल की खिड़की थी जिसमें से जो रानी थी वो बाहर के लोगों को देखती रहती थी, इसलिए उस जगह का नाम, उस खिड़की को लोग रानी की खिड़की के नाम से जाने लगे। तो रानी की खिड़की अगर पूछ लिया जाए हमसे कि रानी की खिड़की कहाँ है तो वो भी यहीं पर है। उसके अलावा हम बात करें गुरु गोविंद सिंह शस्त्र घाट, उसके अलावा बात करें गुरु गोविंद सिंह शस्त्र घाट, तो यह भी यमुनानगर में ही है। इसके बारे में एक चीज बताई जाती है कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन में 52 लड़ाइयां लड़ी थी और 52 लड़ाइयों को जीतने के बाद में वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर आकर के उसने अपने शस्त्र धोए थे और शस्त्र धोने के बाद में उसने युद्ध को त्याग कर दिया था, युद्ध का। तो इसलिए इसको पर्यटन स्थल के रूप में उभारा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह पर्यटन स्थल के बारे में अगर हमसे पूछा जाए गुरु गोविंद सिंह पर्यटन स्थल कहाँ है तो वो भी यमुनानगर में ही है। उसके अलावा कपाल मोचन सरोवर भी है यहाँ पर। उसके अलावा कपाल मोचन सरोवर, यह है बिलासपुर में। बिलासपुर में, अब बिलासपुर का जिक्र आया था, इसके बारे में आपको एक चीज और बता दूं। जो बिलासपुर है ऐसा बताया जाता है कि प्राचीन काल में इसका नाम व्यासपुर था। ऐसा बताया जाता है कि महर्षि वेद व्यास के नाम पर इसका नाम व्यासपुर रखा गया था और बाद में धीरे धीरे बाद में बदल गया और ये बिलासपुर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या नाम है, राजा शांतनु की राजधानी है। उसके अलावा यहाँ पर राजा शांतनु की राजधानी है। राजा शांतनु की राजधानी है। उसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर टोपरा गांव जो सबसे ज्यादा जिक्र में होता है, यहाँ पर टोपरा गांव है।
टोपरा गांव। अभी टोपरा गांव किस लिए बहुत ज्यादा फेमस है? तो ये प्राचीन गांव है, ये जो है प्राचीन गांव है, अशोक सम्राट के समय का। अशोक सम्राट के समय का ये गांव है और यहां पर सबसे बड़ा अभिलेख मिला है। यहां पर अभिलेख मिले हैं, यहाँ पर अभिलेख मिले हैं जिनमें सबसे ज्यादा जो राज्ञाएं हैं, जो राजाज्ञाएं हैं वो अंकित की गई हैं। यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं उनमें सबसे ज्यादा राजाज्ञाएं अंकित हैं। अगर हमसे उनकी संख्या पूछ ली जाए तो उनकी संख्या है 7। यहाँ पर जो अभिलेख मिले हैं उनमें 7 राजाज्ञाएं अंकित हैं। उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा अशोक चक्र है, भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। सबसे बड़ा अशोक चक्र है। तो यहाँ पर ये चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर सबसे बड़ा अशोक चक्र है। और अगर हमसे बात पूछ ली जाए कि जो ये अभिलेख है इसमें किस प्रकार की भाषा मिली है, तो यहाँ पर जो भाषा है, इन अभिलेखों में जो भाषा है अभिलेख की जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है। प्राकृतिक भाषा है। और अगर हमसे इसकी लिपि पूछ ली जाए, इसकी लिपि, तो ब्राह्मी लिपि में ये मिले हैं। तो ये है टोपरा गांव के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर बुढ़िया का रंग महल, एक यहाँ पर बुढ़िया का रंग महल है। बुढ़िया यहाँ पर जगह का नाम है। बुढ़िया का रंग महल, या फिर एक इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो है बीरबल का रंग महल। वो है बीरबल का रंग महल। बीरबल का रंग महल। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर एक चनेटी का स्तूप भी मिलता है। चनेटी का स्तूप, चनेटी का स्तूप भी मिलता है यहां पर। उसके अलावा एक शुद्ध का स्तूप भी यहां पर मिला है। शुद्ध का स्तूप, शुद्ध का स्तूप, जिससे बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीजें मिली हैं। एक तो 5 मोहर वाले सिक्के मिले हैं यहां पर, 5 मोहरों वाले सिक्के, 5 मोहर वाले सिक्के मिले हैं। उसके अलावा यहां से एक मूर्ति भी बरामद हुई, वर्णमाला लिखते हुए लड़के की मूर्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है इनके पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमने बात की। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या नाम है, गरुड़ पर्यटन स्थल है, ग्रेट बेलिकन पर्यटन स्थल है, कलसिया रियासत का जो महल है वो छछरौली में है, छछरौली यमुनानगर में ही है। उसके अलावा रानी की खिड़की भी यहीं पर है, गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट भी यहीं पर है, कपाल मोचन सरोवर भी यहीं पर है। उसके अलावा
शुद्ध का स्तूप भी यहीं पर है, जहां पर 5 मोहर वाले सिक्के मिले हैं और वर्णमाला लिखते हुए लड़के की एक मूर्ति मिली है। उसके अलावा टोपरा गांव यहीं पर है, और टोपरा गांव एक प्राचीन गांव है जो अशोक सम्राट के समय का है, और अशोक सम्राट के समय के अभिलेख वहां पर मिलते हैं। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा राजज्ञाएं जिन अभिलेखों में मिली हैं वो टोपरा गांव में पाया गया है, जिसमें 7 राजज्ञाएं हैं, और सबसे बड़ा अशोक चक्र भी यहीं पर बनाया गया है। अगर हम अभिलेखों की भाषा की बात करें तो उसमें प्राकृतिक भाषा है, और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में वो लिखे हुए हैं। उसके अलावा बुढ़िया का रंगमहल भी है, जिसको बीरबल के रंगमहल के नाम से भी जाना जाता है, और राजा शांतनु की राजधानी भी यहीं पर है। आपको याद रखना है कि जो सिख राजा था, राजा शांतनु, उसके सिखों की एकमात्र जो सबसे पहली राजधानी थी वो यहीं पर थी, और ये 1710 से 1716 तक राजधानी रही थी। अगर हमसे पूछ लिया जाए कब से कब तक राजधानी रही थी तो 1710 से 1716 तक ये सिखों की राजधानी रही थी। तो ये थे इनके पर्यटन स्थल जिनके बारे में हमको बात करनी थी। उसके अलावा यहाँ पर अगले पेज में लिखते हैं, उसके अलावा यहाँ पर एक ताजे वाला भी है, जिसको ताजे वाला जगह भी है, ताजे वाला, जिसको एक नाम दिया गया है हिडन पैराडाइज, हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। इसको हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा भी कहा गया है। उसके अलावा यहां पर हथनी कुंड बैराज है, हथनी कुंड बैराज है यहां पर, हथनी कुंड बांध। इसे मछुआरों का जन्नत भी कहा जाता है। मछुआरों का स्वर्ग, इसे ये संज्ञा दी गई है कि हथनीकुंड जो बैराज है इसे मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हथनीकुंड बांध है, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये बना कब, तो इसकी जो स्थापना है वो 1996 में स्टार्ट हुई, 1996 में शुरू हुई और 1999 में ये तैयार हुआ। अगर हमसे इसकी शुरुआत पूछ ली जाए तो 1996 में इसको बनाना स्टार्ट किया था और 1999 में ये तैयार हुआ था। उसके अलावा अगर हमसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए यहीं से कि इसमें पानी कब छोड़ा गया, पानी कब छोड़ा गया, तो यह हमें याद रखना है, इसमें पानी 2002 में छोड़ा गया था, इसमें पानी 2002 में छोड़ा गया था। उसके अलावा यहां पर लोहागढ़ किला भी है, लोहागढ़ किला। उसके अलावा यहां पर लोहागढ़ किला भी है। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सिखों की जो राजधानी है वो ये नहीं है, दिमाग से निकल गया, तो इस गलती को सुधार लें। सिखों की जो राजधानी है वो ये रही थी, लोहागढ़। सिखों की एकमात्र राजधानी, सिखों की विश्व में ऐसा नहीं है सिखों की इसके अलावा कोई और राजधानी थी, सिखों की एकमात्र पहली राजधानी पूरी दुनिया में वो लोहागढ़ का किला था। इसको बंदा सिंह बहादुर ने बनाया था। बंदा सिंह बहादुर, अगर इससे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन है, संस्थापक अगर पूछ लिया जाए
तो वो बंदा सिंह बहादुर है। इसके संस्थापक बंदा सिंह बहादुर हैं। ऐसा बताया जाता है कि जो बंदा सिंह बहादुर है उसने त्याग कर रखा था हथियारों का, उसके बाद में अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर उसने हथियार उठाए थे और तब जा करके उसने सिख धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए थे और लोहागढ़ किले को उसने जीता था और वहीं पर अपनी एकमात्र राजधानी बनाई थी। तो ये थे इसके पर्यटन स्थल। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसके शिक्षा संस्थानों की। शिक्षा संस्थान, उसके अलावा हम बात करते हैं इसके शिक्षा संस्थानों की। शिक्षा संस्थान बात करते हैं इसके शिक्षा संस्थान की। यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉलेज वगैरह है नहीं। गुरु तेग बहादुर सिंह मेडिकल कॉलेज है एक, तो यहाँ पर है गुरु तेज बहादुर मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक जवाहर नवोदय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एकमात्र हरियाणा का एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है। हरियाणा का एकमात्र प्रोसेसिंग प्लांट जिसे 2009 में स्थापित किया गया था। इसको 2000, ये याद रखना है कि इसको 2009 में स्थापित किया गया था। तो सिर्फ यही यहाँ पर यही है शिक्षा संस्थान के मामले में। उसके अलावा अब हम देखते हैं यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं। यहाँ पर मंदिर भी कई सारे हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मंदिरों की। तो सबसे पहले हमें याद रखना है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर। एक तो यहाँ पर है भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर। उसके अलावा यहाँ पर एक है उसके अलावा एक यहाँ पर है कालेश्वर महादेव मंदिर। कालेश्वर महादेव मंदिर। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक है यहाँ पर लकड़हारा मंदिर। लकड़हारा मंदिर। एक है यहाँ पर चिट्टा मंदिर। एक है यहाँ पर चिट्टा मंदिर। अब चिट्टा दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, एक तो नशीली पदार्थ के लिए इस्तेमाल होता है, एक होता है सफेद के लिए। तो यहाँ पर सफेद है इसका अर्थ चिट्टे का। उसके अलावा यहाँ पर एक है पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर।
पंचमुखी हनुमान मंदिर। तो यहाँ पर पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है, इसके बारे में एक जो बात है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये जो यहाँ पर एक महाराज थे, नंदगिरी महाराज। यहाँ पर वो तब क्या करते थे, नंदगिरी महाराज जो है वो यहाँ पर तब क्या करते थे, तो उसने एक दिन रात में एक सपना देखा और उस सपने में उसने हनुमान जी को देखा। उसके बाद उसने सारे गांव को इकट्ठा किया और उनको बताया कि रात सपने में हनुमान जी मेरे सपने में आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो मेरा रूप तुम देख रहे हो उसी के रूप का यहाँ पर एक मंदिर स्थापित करो। तो उसके बाद में वहाँ के बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी कल देखा है, किसी ने कहा परसों देखा है। तो उसके बाद में महाराज ने कहा कि आपने कौन सा रूप उनका देखा है? तो सबने कहा वही एक सर वाला रूप देखा है। तो महाराज ने कहा कि मैंने उसके 5 सर वाला रूप देखा है और उसी के आधार पर यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। तो फिर वहाँ पर पंचमुखी मंदिर बनाया गया है हनुमान जी का। और यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है वो सफेद रंग की मूर्ति रखी गई है। यहाँ पर ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पर जो मूर्ति रखी गई है, मूर्ति जो रखी गई है वो सफेद रंग की है। जो मूर्ति का रंग है वो सफेद है। उसके अलावा यहाँ पर एक मंत्रा देवी का मंदिर भी है। मंत्रा देवी मंदिर। अब इसके बारे में भी यहाँ पर एक कहावत है जो प्रचलित है। ये मंत्रा देवी जो है इसको मंत्रों से उत्पन्न किया गया था। मंत्रों से उत्पन्न किया गया था। ऐसा बताया जाता है कि एक बार दुनिया संकट में आ गई थी और उस संकट में जो ऋषि हैं उन्होंने इकट्ठा बैठ करके एक मीटिंग की थी कि इस संकट का तभी निवारण किया जा सकता है जब भगवान की दूसरी शादी की जाए। उन्होंने जल्द से जल्द तब किसी तरीके से भगवान को बुलाया और भगवान अकेले ही चले आए। उन्होंने कहा कि ये परेशानी है और ये दुनिया तभी बच सकती है जब आप दूसरी शादी करें। तो भगवान ने कहा मेरी शादी तो हो रखी है, मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हम आपकी एक ऐसी लड़की से शादी कराएंगे जिसको हम मंत्रों से पैदा करेंगे। फिर उन्होंने मंत्रों से एक लड़की को पैदा किया, उसके साथ में उनकी शादी कराई। भगवान ने उस लड़की को ये वरदान दिया कि जब तक मेरी पूजा की जाएगी तब तक तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसी आधार पर यहाँ पर मंत्रा देवी का मंदिर बनाया गया है। उसके अलावा कलेश्वर मंदिर, कलेश्वर हाँ, तो यही थे। यहाँ पर इतने मंदिर हैं जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर हमने 6 मंदिरों के बारे में पढ़ा है। उसके अलावा ये आप लिख सकते हैं, अब हम नदियों की बात करते हैं। नदियां, तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा की सर्वाधिक जो नदियां हैं वो यमुनानगर से गुजरती हैं। हरियाणा की सर्वाधिक, या फिर आप इसको हरियाणा का सर्वाधिक नदियों वाला जिला भी बोल सकते हैं। हरियाणा का सर्वाधिक नदियों वाला जिला। हरियाणा की सर्वाधिक नदियों वाला जिला। हरियाणा की सबसे ज्यादा जो नदियां निकलती हैं वो इसी जिले से निकलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहां से यमुना नदी गुजरती है। यमुना नदी, क्योंकि इसी के नाम पर इसका नाम यमुनानगर पड़ा है। उसके अलावा यहां से सोन नदी गुजरती है। सोन नदी गुजरती है। उसके अलावा यहां से बेंगना नदी गुजरती है। बेंगना नदी यहां से गुजरती है। उसके अलावा मारकंडा नदी यहां से गुजरती है। मारकंडा नदी वो भी यहीं से गुजरती है। और उसके अलावा
यहां से सरस्वती नदी गुजरती है। उसके अलावा यहां से सरस्वती नदी गुजरती है। तो ये हमको याद रखना है कि हरियाणा में सर्वाधिक जो नदियां हैं वो यमुनानगर से गुजरती हैं। और अगर हमसे काउंट पूछ लिया जाए तो यमुनानगर से 5 नदियां गुजरती हैं। यमुनानगर से 5 नदियां गुजरती हैं। इन नदियों के नाम आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अब हम इसके बारे में कुछ और बातें पढ़ेंगे, जैसे हाथी पुनर्वास केंद्र। हाथी पुनर्वास केंद्र, अगर हमसे पूछ लिया जाए हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ है, तो हाथी पुनर्वास केंद्र भी यमुनानगर में है। हाथी पुनर्वास केंद्र। उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में या फिर यमुनानगर में सर्वाधिक फसल किस चीज की होती है, यमुनानगर की सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल, सर्वाधिक उगाई जाने वाली फसल तो वो गन्ना है। ये हमें याद रखना है कि हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना जो है वो यमुनानगर में उगाया जाता है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक ग्राम पंचायत किस जिले में है, सर्वाधिक ग्राम पंचायतें किस जिले में है, तो वो भी यमुनानगर में है। यमुनानगर में है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम पंचायतें, तो वो है फरीदाबाद में, वो है फरीदाबाद में। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है छछरौली में, जो कि यमुनानगर में पड़ता है। एक और चीज है कि जो छछरौली है उसे हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। ये चीज याद रखनी है कि अगर पूछ ले तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो चेरापूंजी में होती है। उसके अलावा यहां पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। यहां पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। ये कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है। और अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा फेमस किस चीज के लिए है, तो एक तो ये है सांभर के लिए, सांभर। एक यहाँ पर चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है, और एक है भौंकने वाला हिरण, भौंकने वाला हिरण, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर एक क्या नाम है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो गया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं, ये कुछ पॉइंट थे
जो हमने देख लिया। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेलों की, कि यहाँ पर मेले कौन कौन से लगाए जाते हैं। मेले, सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हजरत शाह का मेला लगाया जाता है। हजरत शाह का मेला, अच्छा अगर हमसे पूछ लिया जाए हमें हजरत शाह का मेला कहाँ लगाया जाता है, तो यमुनानगर में लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर कपाल मोचन मेला लगाया जाता है। कपाल मोचन मेला। इसके अलावा एक गोपाल मोचन मेला यहाँ पर लगाया जाता है। गोपाल मोचन मेला। उसके अलावा यहाँ पर आदि बद्री का मेला लगाया जाता है। आदि बद्री मेला। उसके अलावा यहाँ पर एक पंचमुखी हनुमान मेला लगाया जाता है। पंचमुखी पंचमुखी हनुमान मेला। तो यहाँ पर ये 5 मेले लगाए जाते हैं। तो हमने बात कर लिया मेले के बारे में भी। अब हम बात करें तो यहाँ पर 2 कुंड भी, यहाँ पर 3 कुंड भी पाए जाते हैं। कुंड बात करते हैं, यहाँ पर कुंड पाए जाते हैं। कुंड हम बात करें तो यहाँ पर 3 कुंड पाए जाते हैं। एक है सूर्य कुंड, एक है सूर्य कुंड, एक है ऋणमोचन कुंड। एक है ऋणमोचन कुंड और अगला है कपाल मोचन कुंड। कपाल मोचन कुंड। तो ये यहाँ पर 3 कुंड पाए जाते हैं, इनके बारे में भी हमने बात कर ली। उसके अलावा यहाँ पर एक उद्यान पाया जाता है, हर्बल पार्क। यहाँ पर एक हर्बल पार्क पाया जाता है, ये लिख लेना रहेगा था, हर्बल पार्क। चौधरी देवीलाल ने इसका निर्माण करवाया था। चौधरी देवीलाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। और जो इसका उद्घाटन है, जो इसका उद्घाटन किया था वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। इसका उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। उद्घाटन की बात करें तो डॉक्टर एपीजे कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। और यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, जिसकी वजह से इसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राक्ष वाटिका। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया था, जिसकी वजह से इसको रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ की कुछ फेमस पर्सनालिटीज के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रसिद्ध व्यक्तित्व। बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आती है कर्ण मल्लेश्वरी। सबसे पहले हम बात करते हैं
कर्ण मल्लेश्वरी। अब ये देख करके कंफ्यूज मत होना कि कर्ण मल्लेश्वरी टाइप तो यहाँ कुछ मिलता नहीं है। अगर इसकी बात करें तो ये है तो प्रॉपर साउथ से, लेकिन हरियाणा के एक लड़के के साथ में इसने शादी कर रखी है, तो ये एक वेट लिफ्टर है। ये एक वेट लिफ्टर है जिसने सिडनी ओलंपिक में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और ये 2002 में जीता था इसने। अगर पूछ ले कब जीता था तो 2002 में इसने ये कांस्य पदक जीता था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक दर्शन लाल है जो बहुत फेमस है यहाँ पे, दर्शन लाल जैन, दर्शन लाल है, दर्शन लाल जैन। ये एक समाज सेवी है और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। इसको अगर पूछ ले कौन सा अवार्ड दिया गया है तो इसको पद्मश्री दिया गया है, पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। उसके अलावा एक है यहाँ पर ओम प्रकाश गांधी, ओम प्रकाश गांधी, ये फिल्म निर्माता है। ओम प्रकाश गांधी जो है, नहीं, इनको पद्मश्री दिया गया है। इसने तो क्या नाम है, सरस्वती का विनिर्माण करवाया है। छोटी सी मिस्टेक हो गई, पद्मश्री जो है वो ओम प्रकाश गांधी को मिला है। पद्मश्री जो है वो ओम प्रकाश गांधी को मिला है। और ये जो दर्शन लाल जैन है इसने सरस्वती का विनिर्माण करवाया है, सरस्वती नदी का विनिर्माण करवाया है यहाँ से, क्योंकि यह माना जाता है कि सरस्वती, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे यही सब स्रोत है यमुनानगर से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वेद पर क्या नाम है, ओम प्रकाश गांधी, वेद गांधी। अगले हैं वेद गांधी, ये फिल्म निर्माता है। ये है फिल्म निर्माता। उसके अलावा जिसको हम सभी जानते हैं वो है सुनील दत्त, संजय दत्त के पिताजी हैं। सुनील दत्त, इनका भी जो संबंध है वो यमुनानगर से है। सुनील दत्त जो है उनका जो संबंध है वो भी यमुनानगर से है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सुनील दत्त है वो यमुनानगर में पैदा नहीं हुए, वो पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद में उनके माता पिता वहां से आकर के एक गांव है यमुनानगर में, वहां पर बस गए थे और इसीलिए उनका जो संबंध है वो यमुनानगर से माना जाता है। ये जो है इनका जो पहला नाम है वो बलराज दत्त था। सुनील दत्त का जो पहला नाम है अगर कोई पूछ ले, इसका पुराना नाम तो वो है बलराज दत्त, वो है बलराज दत्त। और ये मांडोली नाम के गांव में आकर के बसे थे। याद रखना है कि ये जो है मांडोली नाम के गांव में आकर के बसे थे। तो ये था हमारा यमुनानगर का जिला दर्शन। आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारा जो कंटेंट है आपको कैसा लग रहा है। उसके अलावा मैं एक बात आपको और बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें कंटिन्यूअसली वीडियो डाली जा रही हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ और रीजनिंग और हरियाणा जीके की। इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल को अपने पढ़ने वाले दोस्तों के साथ में शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कंटेंट कैसा है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।